नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे टीपीए के क्वेश्चंस की। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एमपी सिविल जज एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर पूछे गए हैं किसी न किसी स्टेट सिविल जज के एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो कि सिविल जज से रिलेटेड है या फिर एपीओ से रिलेटेड है। जीके जो आता है, ये करंट अफेयर, इनसे रिलेटेड बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उनको मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ, मतलब कब ये प्रवर्तन में आया था, कब इन्फोर्समेंट इसका कब हुआ था। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी सिविल जज के एग्जाम में पूछा गया था उत्तराखंड के। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1882 को ये टीपीए प्रवर्तन में आया था। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का तात्पर्य क्या है। संपत्ति का तात्पर्य इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वामित्व, संपत्ति तथा स्वायत्त परस्पर जुड़ी हुई अवधारणा है, या फिर बी, संपत्ति का अर्थ ऐसे पदार्थों से है जिस पर स्वतः का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, या फिर सी, उपरोक्त दोनों, या फिर डी, कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही जो है संपत्ति के तात्पर्य को सही परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ा काष्ठ, स्टैंडिंग टिम्बर चल संपत्ति की परिभाषा में आते हैं, अतः बांस अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आएगा। ये जो सिद्धांत है किस वाद से प्रतिपादित किया गया था? तो ये किस वाद से किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य बनाम टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति इसमें क्या है? तो अब बताना है इसमें से क्या होगा स्थावर संपत्ति। देखिए, इसमें जो एक नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है स्थावर संपत्ति की कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि स्थावर संपत्ति इसमें से क्या नहीं होगी, जिसमें 3 चीज़ बताई हैं, खड़ा काष्ठ, उगती घास और फसलें। ये 3 हैं जो कि स्थावर संपत्ति नहीं होंगे। इसके अलावा जो फलदार वृक्ष हैं वो स्थावर संपत्ति होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें से अटेस्टेड के लिए क्या आवश्यक नहीं होगा? तो दो पक्षकार का होना बिल्कुल ज़रूरी है। हस्ताक्षर के समय सभी का उपस्थित होना, देखिए हस्ताक्षर के लिए सभी का उपस्थित होना ये ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा साक्षी के हस्ताक्षर निष्पादक के सामने होने चाहिए, ये भी ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 किस प्रकार की सूचना के बारे में उल्लेखित करती है? वास्तविक सूचना, अभिकर्ता की सूचना, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका, उपरोक्त सभी को, या फिर ए और बी दोनों को। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, मतलब वास्तविक सूचना और अभिकर्ता की सूचना दोनों को ही टीपीए की धारा 3 जो है इस सूचना के बारे में उल्लेख करती है। अगला क्वेश्चन है, आणविक सूचना से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, ऐसी सूचना जिसके संबंध में न्यायालय परिकल्पना करता है कि संबंधित पक्षकारों की सूचना हो गई है, या फिर बी, ऐसी सूचना से है जिससे एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, या फिर सी, जबकि सूचना पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई हो, या फिर डी, उपरोक्त सभी से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो आणविक सूचना होती है ये एक ऐसी सूचना होती है जिसके संबंध में न्यायालय परिकल्पना करता है कि संबंधित पक्षकारों को सूचना हो गई है। अगला है, रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ऑप्शन ए, वास्तविक सूचना है, ऑप्शन बी, आणविक सूचना है, ऑप्शन सी, अभिकर्ता की सूचना है, या ऑप्शन डी, कोई सूचना नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एक आणविक सूचना होता है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि आ नाम का एक व्यक्ति अपनी भूमि वा को 500 रुपये में विक्रय करने का अनुबंध करता है। वह उस संपत्ति को खरीदने के पश्चात उस पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके पश्चात आ उक्त भूमि को सा को 6000 रुपये में बेच देता है। सा कोई जांच पड़ताल इसमें नहीं करता। आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए, सा पर कोई सूचना होनी नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन बी, बा का कब्जा इस तथ्य का संकेत देता है कि सा को संबंधित तथ्य की सूचना प्राप्त है। ऑप्शन सी, सूचना की ये जो बा को सूचना दी जानी चाहिए थी, या फिर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि बा का कब्जा इस तथ्य का संकेत देता है कि सा को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त है। अगला है कि सूचना के सिद्धांत का आधार क्या है? इसमें से सूचना के सिद्धांत का आधार इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, अभिकर्ता की सूचना, ऑप्शन बी, लोक नीति के विरुद्ध, ऑप्शन सी, विबंधन का सिद्धांत, या ऑप्शन डी, अन्य। सही आंसर है इसका कि विबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनियोज्य दावा, इसमें से क्या नहीं है? ये वाला क्वेश्चन भी जो है अभी उत्तराखंड सिविल जज के एग्जाम में पूछा गया था। अनियोज्य दावा इसमें से क्या है? अंतरकालीन लाभ का दावा है, या फिर बी, जीवन पॉलिसी है, या फिर सी, भविष्य के लिए होने वाला बकाया किराए का दावा है, या फिर डी, ए, बी, सी तीनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन
डी, ए बी सी तीनों ही ये अनुयोज्य दावे हैं। नेक्स्ट है, अनुयोज्य दावा उस ऋण से संबंधित नहीं है जिसको कि निम्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए चल संपत्ति के बंधक से, या फिर ऑप्शन बी अचल संपत्ति के बंधक से, या फिर बी चल संपत्ति की गिरवी से, या फिर सी ए और बी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ये जो अनुयोज्य दावा है ये उस ऋण से संबंधित नहीं है जो कि अचल संपत्ति के बंधक से हो या फिर चल संपत्ति की गिरवी से हो, तो सी इसका सही आंसर है। अगला है, संपत्ति का अंतरण हो सकता है। संपत्ति का अंतरण किसको होगा? ऑप्शन ए जीवित व्यक्तियों द्वारा जीवित व्यक्तियों को। सही बात है, ये जीवित व्यक्तियों द्वारा अजीवित व्यक्तियों को। जो मर चुका है उसको ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी है किसी भी व्यक्ति द्वारा जीवित या फिर अजीवित दोनों को, ये भी गलत है, या फिर सभी को, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए कि जो ट्रांसफ़र होता है वो दो लिविंग पर्सन्स के बीच में होना चाहिए, जो दो मतलब जो देने वाला है और जो लेने वाला है दोनों का जीवित होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अंतरण हो सकता है। संपत्ति का अंतरण हो सकता है वर्तमान के लिए, ऑप्शन बी भविष्य के लिए, ऑप्शन सी वर्तमान या भविष्य दोनों के लिए, या फिर ऑप्शन डी वर्तमान भविष्य भूत तीनों के लिए। तो ये जो संपत्ति का अंतरण होता है ये वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण की आवश्यक शर्त है। संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक शर्त इसमें क्या होगा? तो सक्षम व्यक्ति का होना चाहिए, जीवित व्यक्तियों का होना चाहिए, और संपत्ति का अंतरण योग्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 का, अचल संपत्ति के विक्रय में कब्जे का परिधान स्वामित्व के अंतरण की क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती शर्त है, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती शर्त नहीं है, ऑप्शन सी दोनों गलत है, या ऑप्शन डी दोनों सही हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पूर्ववर्ती शर्त ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में मौखिक अंतरण हो सकता है? ऑप्शन ए 100 रुपये से अधिक कीमत की अचल संपत्ति का अंतरण। तो देखिए 100 रुपये से अधिक की अगर संपत्ति का अंतरण होता है तो वो मौखिक नहीं हो सकता, उसको जो है ऑन पेपर कराना पड़ता है। ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति का दान, ऑप्शन सी सादा बंधक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, उपरोक्त में से किसी में भी जो है मौखिक अंतरण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे आपको सूची दी हुई है, एक तरफ आपको कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, एक तरफ बताया किस सेक्शन में है। तो संचय के विरुद्ध नियम, ये संचय के विरुद्ध नियम किस सेक्शन में है? तो ये है सेक्शन 17 में। अगला है दृश्यमान स्वामी, तो दृश्यमान स्वामी ये 41 में है। कपटपूर्ण अंतरण ये 52 में है, और लंबितवाद 53 में है। तो सही आंसर, ये सबके सही आंसर दिए हुए हैं। सॉरी, इसमें जो कपटपूर्ण अंतरण है ये 53 में होगा और लंबितवाद 52 में होगा, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर ये है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अंतरण के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं मानी जाएगी? ऑप्शन ए है कि ऐसी शर्त की अंतरित संपत्ति का कभी अंतरण नहीं कर सकता। ऑप्शन बी ऐसी शर्त कि वह अपने जीवन काल में संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। ऑप्शन सी ऐसी शर्त कि वह संपत्ति को केवल अमुक व्यक्ति को ही अंतरित कर सकता है। और ऑप्शन डी कि ऐसी शर्त कि वह संपत्ति का अंतरण अमुक व्यक्ति को नहीं करेगा। तो इसमें कोई ऐसी शर्त है कि संपत्ति का अंतरण अमुक व्यक्ति को नहीं करेगा, ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं माना गया। ये अंतरण, संपत्ति अंतरण में ये पूर्ण प्रतिबंध है। अगला है कि एक अंतरणकर्ता ने संपत्ति को इस शर्त पर अंतरित किया है कि वह अथवा उसके उत्तराधिकारी कभी भी संपत्ति का अंतरण ना करें। अगर उसकी पत्नी जीवित हो तो उसको 3000 पाउंड अंतरित करे, जबकि उक्त संपत्ति की कीमत 15,000 पाउंड थी। तो यहाँ पर जो है ये उक्त शर्त पूर्ण अवरोध नहीं है, अतः ये शर्त शून्य होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, यदि पट्टाग्रहीता को इस शर्त के साथ पट्टादाता संपत्ति देता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उस पट्टे पर संपत्ति नहीं देगा, बंधक नहीं रखेगा, विक्रय नहीं करेगा, तो ऐसी शर्त क्या होगी यहाँ पर? ऐसी शर्त ऑप्शन ए पूर्ण अवरोध है और शून्य है, ऑप्शन बी पूर्ण अवरोध है पर मान्य है, या फिर ऑप्शन सी आंशिक अवरोध है और आंशिक मान्य नहीं है, या फिर आंशिक अवरोध है और मान्य है। सही आंसर इसका क्या होगा? तो ये है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा कि ये जो है पूर्ण अवरोध है और पर ये मान्य होगी। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, आ नामक व्यक्ति वा को एक मकान जीवन हित के लिए अंतरित करता है। इसके पश्चात अजन्मे व्यक्ति को अंतरित किया जाएगा। उस अजन्मे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात दूसरे अजन्मे व्यक्ति को मकान का अंतरण होगा। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उक्त अंतरण वैध होगा, या ऑप्शन बी पहला अजन्मा व्यक्ति पहली संभाव्यता है अतः उसका अंतरण मान्य होगा,
या फिर सी दूसरा अजन्मा व्यक्ति दूसरी संभाव्यता है अतः अंतरण मान्य नहीं होगा, या फिर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पहला अजन्मा व्यक्ति है पहली संभाव्यता है अतः उसको अंतरण मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है 22। आ वा को एक मकान जीवन हित के लिए अंतरित करता है और निर्देश देता है कि संपत्ति अजन्मे व्यक्ति को जाए। बच्चा माँ के पेट में पैदा होने के बाद 1 सेकंड तक जीवित रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर संपत्ति का हित आ को वापस मिल जाएगा, या फिर बी संपत्ति का के पास ही रहेगी, या फिर सी संपत्ति मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी, या फिर डी उपरोक्त सभी असत्य हैं। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, कि जो संपत्ति है मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को प्राप्त यहाँ पर होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23। शाश्वतता का नियम क्या बताता है? शाश्वतता का नियम ऑप्शन ए संपत्ति को लंबे समय तक बांध कर रखना, ऑप्शन बी संपत्ति को अजन्मे व्यक्ति को अंतरित करना, या फिर ऑप्शन सी परिवार का नाम ऊंचा उठाने के लिए संपत्ति का विशेष अंतरण, या फिर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें ऑप्शन डी ही होगा। ये शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है इन सभी को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। शाश्वतता के विरुद्ध नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू होगा जहाँ की अचल संपत्ति में नियम हित का सृजन होता है। उपरोक्त निर्णय किस वाद में दिया गया था? तो ये दिया गया था पद्मनाथ अय्यर बनाम सीताराम अय्यर, ऑप्शन ए। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत संविदाओं पर, ऑप्शन बी घर पर, ऑप्शन सी निहित हित पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है ये सभी पर लागू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये टीपीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।